हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है PGMN यूट्यूब चैनल में। और अभी हम आज पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट फ्रॉम द ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है? सो एडोलेसेंस का मीनिंग होता है एक्चुअली जो आप लोगों का टीन एज होता है। क्या है ये टीन एज? एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं एडोलेसेंस। टीन एज 13 से लेके 19 ईयर्स, ये जो एज होता है इसे कहा जाता है टीन एज या फिर एडोलेसेंस। अभी ऐसा क्या है स्पेसिफिक इस एज में जिसके कारण इसको एक स्पेसिफिक वर्ड से नवाजा गया है, ये एडोलेसेंस, टीन एज। क्यों? सो बेसिक एक्चुअली ये 10 ईयर्स से ही स्टार्ट होता है। 10 ईयर्स से लेके 18 या 19 ईयर्स तक का जो एज है ये सब होता है एडोलेसेंस। सो ये एक पीच वाला एज होता है। पीच वाला एज यानी क्या? एक ऐसा स्टेज जहाँ पे एक पेड़ या एक पौधा खिला खिला सा है, काफ़ी खुश है, काफ़ी अलग है। ये है आपका एडोलेसेंस या फिर टीन एज। सो एडोलेसेंस में क्या होता है, ये वाला जो एज है इसमें सेक्सुअल ग्रोथ होने लगती है, कुछ फिजिकल ग्रोथ होने लगती है, कुछ रिलेटेड टू मैच्योरिटी कुछ ग्रोथ होने लगती है। और इस एज में जो भी पर्सन अपने आप को संभालता है ये आगे कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। यही वो स्टेज होता है जो आपके फ्यूचर का, आपके लाइफ को डिसाइड करता है। सो एडोलेसेंस यानी क्या होता है, यहाँ पे जो ह्यूमन है ये ना ही कम्प्लीटली बच्चा है और ना ही कम्प्लीटली एडल्ट है, ये दोनों के कंडीशन के बीच वाला स्टेज होता है। सो एडोलेसेंस क्या होता है, ये एक मीन्स अगर हम ग्रोथ की बात करें फ्रॉम द एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोलॉजी, सो ये एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है, कुछ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी का डेवलपमेंट होने लगता है और कुछ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांजिशंस होने लगते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में हम कुछ सोशली अलग बिहेव करने लगते हैं। सो अभी इस एडोलेसेंस के कुछ स्टेजेस है। सो ये स्टेजेस कौन से? सो ये देखते हैं। सो फर्स्ट जो होता है अर्ली पीरियड। सो अर्ली पीरियड वाला जो है, फिर जो फर्स्ट स्टेज होता है ये आता है एज के 10 ईयर्स से लेके एज के 14 ईयर्स तक। सो ये जो 4 साल होते हैं लाइफ में के, सो इन 4 सालों में क्या होता है? सो इसमें फर्स्ट होता है कि जो ग्रोथ होती है हमारे बॉडी की ये काफ़ी स्पीड अप हो जाती है, फास्ट हो जाती है। एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, बोथ इन गर्ल्स एज वेल एज इन द बॉयज़। थिंकिंग में चेंज होने लगता है। अभी ये बच्चों की तरह थिंक करने नहीं लगता, अभी बच्चों से बढ़ कर के कुछ थिंकिंग करना स्टार्ट करते हैं। इन्हें कुछ बाउंड्रीज लगती है, कुछ लिमिटेशंस लगते हैं। कहीं कुछ बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं स्टेज में, या फिर उन्हें अपने ही पेरेंट्स को एज एनिमी देखने लगते हैं। सो ये सब होता है फर्स्ट स्टेज में। इसके बाद में सेकंड या फिर मिडल वाला जो मिडल वाली जो पीरियड है या फिर जो मिडल वाला कैटेगरी है ये होता है 15 से लेकर 17 तक। अभी इस कैटेगरी में क्या होता है? सो इस वाले कैटेगरी में अबाउट 90% ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, यानी जो फिजिकल ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, ये अबाउट 90% कंप्लीट हो जाती है। अडल्ट की तरफ यानी अडल्ट होने की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी यहाँ पे जो बच्चा था ये ज़रा अडल्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे इसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, कुछ सोचने की कैपेसिटी चेंज हो जाती है, बॉडी का इमेज चेंज हो जाता है, कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर वगैरह ये सब चेंज होने लगता है। एंड इसका थोड़ा सा भी अट्रैक्शन बढ़ता है टूवर्ड्स द अपोजिट सेक्स, यानी अगर मेल है तो वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, फीमेल है तो वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होगी। सो ये सब होता है 15 से लेके 17 तक वाला जो एज होता है यहाँ पे। और प्लस जो सेक्सुअल ग्रोथ होता है ये भी यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो जाता है। इसके बाद में जो लास्ट वाला फेज आता है विच इज़ फ्रॉम 18 to 19, बस ये इतना 1 साल। सो यहाँ पे क्या होता है? सो 18 to 19 अभी यहाँ तक जो ग्रोथ है बॉडी का, फिजिकल ग्रोथ ये 100% हो गया है, प्लस जो सेक्सुअल ग्रोथ था ये भी 100% डन हो गया है। नाउ जो
अभी यहाँ पे कोई भी चाइल्डिश बिहेवियर नहीं रहता है, कुछ एक स्टेबल रिलेशनशिप्स बन जाती है, प्लस क्रिटिकल थिंकिंग। अभी यहाँ पे थिंकिंग काफ़ी अब्स्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी स्पेसिफिक थिंकिंग हो जाती है, और समझदारी यानी मैच्योरिटी आ जाती है अप टू दिस एज। सो ये है एडोलेसेंस के 3 कैटेगरीज। सो फर्स्ट के अंदर यानी क्या होता है, फर्स्ट में मेजर जो फंक्शन होता है ये टूवर्ड्स होता है, टूवर्ड्स दी ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ होती है इसके बारे में। सेकंड में जो होता है ये सेक्सुअल ग्रोथ की तरफ होता है, और ये सेक्सुअल ग्रोथ फिजिकल ग्रोथ दोनों भी अप टू 90% हो जाती है सेकंड कैटेगरी में। थर्ड में 100% दोनों भी ग्रोथ हो जाती है। नाउ अभी जो पर्सन होता है इसका थिंकिंग चेंज होने लगता है, इसका बिहेवियर चेंज होने लगता है। सो ये थे अलग अलग स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस। अभी एडोलेसेंस के बाद हमें देखना है कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं इस एडोलेसेंस में। सो फिजिकल चेंज की बात आती है, सो फर्स्ट आता है दैट इज दी ग्रोथ स्पर्ट। सो इसमें क्या होता है, ग्रोथ होती है फिजिकली, यानी हाइट बढ़ना, स्पीड अप हो जाता है हाइट का बढ़ना या फिर वेट का बढ़ना। देन सेक्सुअल कैरेक्टर्स, लाइक सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आता है अगर फीमेल है देन उसका पेल्विक वाला रीजन थोड़ा सा ब्रॉड होने लगता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, मेंसेस साइकिल स्टार्ट हो जाती है, रेगुलर हो जाती है। मेल में क्या होता है, मेल का जो वॉइस होता है सो ये वॉइस थोड़ा सा फटने लगता है। देन मुस्टैच एंड बियर आना स्टार्ट हो जाती है। देन प्लस बॉडी हेयर्स ग्रो होने लगते हैं। देन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ग्रो होते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन स्पीड अप हो जाता है। सो ये सब होता है इन द ग्रोथ स्पर्ट। इसके बाद में आता है सेक्सुअल डेवलपमेंट। सो सेक्सुअल डेवलपमेंट में ऑब्वियसली कि जितने भी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये मैच्योर हो जाते हैं, सिर्फ डेवलप नहीं हो रहे, ये अभी मैच्योर हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे इन केस ऑफ बॉयज़ इरेक्शन नज़र आता है, फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन होता है, ओव्यूलेशन होता है। देन दोनों का जो सेक्सुअल बिहेवियर ये चेंज हो जाता है, दोनों सेक्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बिहेव करते हैं इन द फेज ऑफ एडोलेसेंस। इसके बाद में आता है इमोशनल एंड सोशल चेंजेस। सो इमोशनल एंड सोशल चेंजेस इस ये वाला जो पीरियड होता है इसमें इमोशनल सोशल बिहेवियर में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं। लाइक जो बच्चे होते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि हर कोई मेरे साथ ही बुरा कर रहा है, या फिर मैं इस दुनिया का सबसे अनलकी बच्चा हूँ, इस टाइप के कुछ नेगेटिव थिंकिंग आने लगते हैं। बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हमारे अपने अपने परसेप्शंस होते हैं। सो इस कंडीशन में आपको आपके खुद को अच्छे से होल्ड करना है, आपके फ्रेंड्स अच्छे बनाने हैं, और मेन थिंग जो होती है इन दिस स्टेज आपको आपके पेरेंट्स को अच्छा दोस्त बनाना होता है। बिकॉज यहाँ पे आप इस जिस कंडीशन से, जिस सिचुएशन से जा रहे हैं इसमें से आपके पेरेंट्स जा चुके हैं एंड दे नो एवरीथिंग बेटर दैन यू। बट आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना होता है अपने पेरेंट्स पर इन दिस स्टेज। सो ये होता है सम चेंजेस जो कि इस एडोलेसेंस में आते हैं। इसके बाद में आपको एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है आप ही के बुक में, इसी को कंटिन्यूएशन में करके, कि क्या होता है इस वाले स्टेज में काफ़ी बार बच्चों को बुरा लग जाता है जो भी पेरेंट्स उन्हें बोलते हैं या फिर जो उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं। हर बात में वो अपने पेरेंट्स को क्रॉस बोलते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि यार इन्हें क्या ही पता है, हमें ही सब पता है। बट ऐसा नहीं होता, आपके पेरेंट्स को ऑलवेज आपसे ज़्यादा ही पता होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं आपसे। सो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे अच्छे से फ्रेंडशिप कीजिए, उनके साथ हर चीज़ें शेयर कीजिए, ताकि आपको इस तरह का कोई निगेटिव फीलिंग ना आए इस कंडीशन में। सो ये था अबाउट दिस एडोलेसेंस। इसके बाद में कुछ मेंटल हेल्थ एंड एडोलेसेंस के बारे में आपको बताया हुआ है। सो इसमें क्या होता है, सो कुछ इमोशनल एंड सोशल चेंजेस जैसे हमने देखा है कि इस एडोलेसेंस वाले ईरा में आ जाते हैं। सो इसमें मोस्ट ऑफ द इश्यूज जो होते हैं ये होते हैं अबाउट ये कुछ कंफर्ट के साथ रिलेटेड होते हैं। सो इन सब कंडीशन में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं ये थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो इन कंडीशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो इसे हैंडल नहीं कर पाते। सो जो हैंडल नहीं कर पाते ये थोड़े से चिड़चिड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है इनके मेंटल हेल्थ पर। सो इनके मेंटल हेल्थ पर ये इफेक्ट ना हो इसलिए आपको आपके बुक में ये वाला थोड़ा सा आर्टिकल दिया हुआ है, ताकि आप लोग ये पढ़ के एटलीस्ट खुद को सुधार सको। सो मेंटल इलनेस यानी ये होता है कुछ डिसऑर्डर्स विच आर ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस, यानी एक्चुअली ये कोई डिसऑर्डर होती ही नहीं है, आप खुद से जो क्रिएट करते हो खुद के लिए, इस तरह की एक मेंटल सिचुएशन होती है। सो अब इसमें क्या होता है, सो इसमें कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड होते हैं, जिसे ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है। आइदर है कि ये साइकोलॉजिकल है या फिर एक है ये न्यूरल है। सो जो साइकोसिस है इसके अंदर आता है डिल्यूजन्स यानी जो नहीं है उसको मान लेना। देन इसके बाद में आता है इसी में
हैलुसिनेशंस, इसका भी वही मीनिंग होता है कि इस तरह की दुनिया में रहना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। देन डिस्टर्बेंसेस इन थिंकिंग, यानी कॉन्सेंट्रेशन करने में कहीं ना कहीं पे पीछे रह जाते हैं, थिंकिंग में डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं। सो ये सब कंडीशन होती है इन द साइकोसिस। और जो साइकोसिस होती है, अगर इसे टाइम में ही ट्रीट नहीं किया गया या फिर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, सो ये अल्जाइमर या शिजोफ्रेनिया या फिर और डिप्रेशन वगैरह जैसे सीवियर डिसीजेस में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। सो ये सब था अबाउट द साइकोसिस, जो कि थी फर्स्ट कैटेगरी। इसके बाद में एडोलेसेंस जो होता है, ये एक कॉग्निटिव एंड एक इमोशनल एंड एक बिहेवियरल एंड एक फिजिकल एज वेल एज एक एटीट्यूड में चेंज करने वाला फेज होता है। सो दैट्स वाई ये वाला जो फेज है ये काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है आपके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट करने में। इस कंडीशन में आपने जितना आपके खुद को डेवलप कर दिया, उतने आप आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। एंड यही वो कंडीशन होती है जहाँ पे अगर आपके इन्फ्लुएंसर्स बैड बैकग्राउंड से आते हैं, यानी गलत बैकग्राउंड से आते हैं, सो वहाँ पे आपको गंदी आदतें भी लग सकती है, जैसे कि एडिक्शंस वगैरह। सो इस कंडीशन में आपको बच के रहना है बुरे लोगों से, और आपको जितना हो सके उतना आपके पेरेंट्स से क्लोज होना है, यही इसका एक उपाय है। इसके बाद में आता है ट्रीटमेंट। सो एक्चुअली ये तो कोई डिसऑर्डर है ही नहीं, इसमें जितने भी डिसऑर्डर है मेंटल हेल्थ में एडोलेसेंस के, तो ये सब आपने खुद से क्रिएट किए हुए। आपको यहाँ आपकी खुद की समझदारी यूज़ करनी है, अपने आप को संभालना है, और आपको ये मेक श्योर करना है कि आप वहाँ तक जा ही नहीं कि जहाँ पे आपको बाहर से ट्रीटमेंट लेने की नीड पड़े। देन फिर भी अगर ट्रीटमेंट की बारी आती है, सो इसमें कुछ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स यानी मेडिसिनल और कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आती है। सो नॉन फार्माकोलॉजिकल का मीनिंग होता है कि इसमें काउंसलिंग किया जाता है, या फिर साइकेट्रिस्ट जो होते हैं ये आपके साथ बातें करते हैं, आपको समझाते हैं। सो बस इसका यही एक ट्रीटमेंट होता है। एक WHO ने गाइडलाइन दी थी अंडर द मेंटल हेल्थ गैप एक्शन प्रोग्राम, जिसके अंदर ये बताया गया था कि रिस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन, यानी अभी जो टीन एज में 14 साल या 15 साल का जो बच्चा है, इसके भी राइट्स के बारे में सभी को सोचना चाहिए। इन पर ज़्यादा बोधरेशन नहीं लाना चाहिए किसी भी पॉइंट को लेकर के। सो ये एक इसका ट्रीटमेंट था कि एक ट्रीटमेंट ये है कि आपको खुद से ही समझना है। सेकंड ये है कि जो आपके एल्डर्स है या फिर जिनके साथ आप रह रहे हो, सो उन लोगों ने भी आपके ऊपर थोड़ा सा टाइम या फिर थोड़ा सा आपके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सो इसके बाद में ओके, तो आई होप को आपको एडोलेसेंस के बारे में समझ में आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड छोटा सा पॉइंट था, थ्योरेटिकल था, इसके ऊपर हार्डली एक आध बार कभी नोट वगैरह आ सकता है, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर इसके जो स्टेजेस हमने देखे हैं, देन इसमें जो फिजिकल चेंजेस होते हैं ये देखे हैं, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। काफ़ी डिस्क्रिप्टिव और गपशप मारने वाला चैप्टर है ये। सो बस बढ़ते ही आगे, और आपको आपका बुक आपके साथ ओपन रखना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी हमें आगे देखना है अबाउट द एडिक्शन। सो एडिक्शन क्या होता है? सो एडिक्शन का मीनिंग होता है किसी एक चीज़ की लत लग जाना, किसी चीज़ की तलब लग जाना। यानी कि अगर आज कुछ खाया है सो कल भी उसे खाने की इच्छा होना, और वो इच्छा बढ़ते जाना, इसे एडिक्शन कहा जाता है। सो एक कॉम्प्लेक्स कंडीशन होता है जिसमें हम किसी चीज़ के लिए कंपल्सिव बिहेव करते कि ये चाहिए ही, नहीं है तो नहीं होगा, यानी कोई सब्सटेंस हमें चाहिए ही, फिर वो हार्मफुल क्यों ना हो। सो इस वाले कंडीशन को कहा जाता है एडिक्शन। सो ये जो एडिक्शन होता है इसमें कोई सब्सटेंस इन्वॉल्व हो सकता है जिसे हम ड्रग्स कहते हैं। नाउ एक्चुअल में ड्रग्स का मीनिंग ये नहीं होता कि ये सिर्फ हार्मफुल सब्सटेंसेस है। ड्रग्स का मीनिंग अभी आपने काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर पर दिखा होगा कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो ड्रग यानी चरस गांजा वगैरह बिकाते हैं। ड्रग्स का मीनिंग होता है कोई भी मेडिकल प्रिपरेशन, बट वो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है, आप आपकी मर्जी से बिना नॉलेज के वैसे ही खा रहे हो, तो वो ड्रग है। बट अगर इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके प्रॉपर डोज में आपको दे रहा है, देन ये मेडिसिन होता है। सो ड्रग्स इस वर्ड के साथ आपको कोई मिसकंसेप्शन नहीं रखना है। ड्रग्स का मीनिंग क्या होता है? ये मेडिसिनल यूज़ के लिए भी मतलब इसको मेडिसिनल यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, बट अगर इसका अनवांटेड यूज़ हो रहा है देन इट इज़ ड्रग्स। ओके, सो कुछ ड्रग्स होते हैं जिसे जनरल लैंग्वेज में आपको पता होगा, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन वगैरह, ये सब तो यही ड्रग्स है जिसका आपको इंग्लिश में नाम दिया हुआ है आपके बुक में, लाइक ओपियोइड्स है, कोकेन है, निकोटीन है, अल्कोहल है। सो ये सब आते हैं एडिक्शन की कैटेगरी में, या फिर ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो एडिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, यानी इसको एक बार ले लिया तो इसको बार बार लेने की इच्छा प्रोड्यूस होती है उस पर्सन में। सो कुछ साइंटिफिक एविडेंस है यहाँ पे जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि ये क्यों होता है ऐसा।
सो इसमें आता है कि कुछ ऐसे पाथवेज होते हैं हमारे बॉडी में जो कि एक्टिव हो जाते हैं ऐसे सब्सटेंस को लेने के बाद, और फिर ये पाथवेज हमारे न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के साथ हमें रीइंफोर्स करते हैं कि इसे ले, तू इसे ही खा, ये अच्छा रहेगा, तुझे अच्छा फील होगा। सो जो डोपामाइन होता है हमारे CNS में या फिर हमारे नर्वस सिस्टम में, सो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, और इसके इन्वॉल्वमेंट को यूज़ करके ये जो एडिक्टिव मटेरियल होते हैं रीइंफोर्स करते हैं हमारे उस सिस्टम को कि हमें इच्छा होती है कि हमें ये वाला ड्रग या फिर ये वाला जो सब्सटेंस हमने लिया था इसे और लेना है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूरोलॉजिकल चेंज होता है जो कि रिवर्सिबल होता है, और इसमें सेल्फ कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन एडिक्शन जो होता है ओवरऑल, सो इसका रिजल्ट एक ही होता है कि इम्पेयरमेंट हो जाता है हमारा फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल लाइफ में। अभी इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर हम एडिक्शन कर देना, हम हमारी ही दुनिया में अलग से रहते हैं, हमें आसपास के लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं होता, सो हमारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, इमोशनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है। देन कुछ कॉजेस ऑफ द सब्सटेंसेज दैट अब्यूज ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। सो कौन से सब्सटेंसेस है या फिर कौन से ऐसे थिंग्स है जिसके कारण एडोलेसेंस वाले एज में एडिक्शन ऑफ ड्रग इंड्यूस हो सकता है। सो इसमें फर्स्ट आता है कि अगर पेरेंट्स का मॉनिटरिंग या फिर अगर पेरेंट्स का ध्यान देना कहीं ना कहीं इंसफिशिएंट, अगर वो अपने बच्चों पर अच्छे से ध्यान नहीं दे रहे एटलीस्ट इस पीरियड में, देन हो सकता है कि उन्हें गलत संगत लग जाए और एडिक्शन वगैरह उनमें हो जाए। देन इसके बाद में आता है अगर कम्युनिकेशन ही लैक है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, देन यहाँ पे ऐसी कंडीशन हो सकती है। देन ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शंस अगर है किसी बच्चों पे, देन कुछ पुअरली डिफाइंड रूल्स होते हैं, सो ये बच्चों को थोड़ा सा अपोजिट तरीके से उकसाते हैं कि हाँ मुझे ये तो करना है, या फिर ओवर किसी भी चीज़ का ओवर करना, एक्स्ट्रा करना कहीं ना कहीं बच्चों को गलत रास्ते पर लेकर चला जाता है। देन अगर पेरेंट्स ही ऐसे हैं जो कि फेवरेबल है टूवर्ड्स द ड्रग्स या फिर अल्कोहल, या फिर बच्चे देख रहे हैं कि अरे अपने पेरेंट्स भी जो है ये सब एडिक्टिव मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं अरे पेरेंट्स भी करें सो हम क्यों ना करें। सो ये भी एक कंडीशन हो सकती है जो कि बच्चों को लीड करती है कि हाँ तू भी एडिक्शन की तरफ चला जा। देन रिस्क टेकिंग बिहेवियर, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें ऐसा लगता है कि वो खतरों के खिलाड़ी है और ये कुछ भी कर सकते हैं। सो ये क्या करते हैं, चलो ये ट्राई कर लेते हैं, वो ट्राई कर लेते हैं, और इस चक्कर में वो एडिक्शन की या फिर वो एडिक्शन उनको बली बना देता है। सो अभी कुछ मेथड्स या फिर मेजर्स हैं जो कि इस ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल कर सकता है। सो ये कौन से है, सो इसके अंदर है कि हमें ऑलवेज रिमेंबर, हमें हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कुछ ड्रग लेने के बाद जो होगा उसको ट्रीट करने से अच्छा है कि हमें वो ड्रग ही नहीं लेना है। ये हमें अच्छे से याद रखना है कि हमेशा प्रिवेंशन बेटर होता है क्योर से। सो हमें डिसीज़ तक जाना ही नहीं है, उसके पहले ही हमें उसको प्रिवेंट करना है, हमें क्योर की तरफ जाना ही नहीं है। इसके बाद में आता है अवॉइड अनड्यू प्रेशर। जो चाइल्ड्स होते हैं इनके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आना चाहिए स्टडीज़ का या फिर और किसी परफॉर्मेंस का, ये एक इसका मेजर हो सकता है। इसके बाद में आता है कि बच्चों के साथ कुछ काउंसलिंग करो, कुछ एजुकेशन के बारे में काउंसलिंग करो, ओवरऑल बिहेवियर के बारे में काउंसलिंग करो। देन इनके साथ अगर बच्चों को कहीं पे फेलियर आ रहा है, सो उस टाइम पे बच्चों के साथ रहो, ये नहीं कि उन्हें और ज़्यादा टॉर्चर करे। सो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो अवॉइड कर सकती है बच्चों को अब्यूज़ की तरफ जाने से। इसके बाद में आता है ड्रग अब्यूज़। तो ड्रग अब्यूज़ यानी क्या होता है, यही जो नशेड़ी या फिर जो नशा देने वाले सब्सटेंसेस होते हैं इनका अनवांटेड अगर यूज़ किया जा रहा है, सो ये होता है ड्रग अब्यूज़। सो ड्रग अब्यूज़ के लिए कुछ ड्रग्स जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं, इसमें आते हैं ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, सम अल्कोलॉइड्स एंड सम अल्कोलॉइड्स ऑफ कोका। ओके, सो जनरली वही चरस, गांजा वगैरह ये सब इसमें आता है। सो ओपियोइड्स क्या होते हैं, सो ये ड्रग होते हैं जो कि ओपियोइड रिसेप्टर को जो हमारे CNS में प्रेजेंट होता है, सो इसको कंट्रोल कर देते हैं। फिर इसमें एग्जांपल आता है हीरोइन जैसे ड्रग्स का, या फिर इसे स्मैक, या फिर ये एक केमिकल होता है या फिर जिसका केमिकल नेम है डाईएसाइल मॉर्फिन, डाईएसिटिल मॉर्फिन, जिसे हीरोइन कहा जाता है। एंड ये मिलता है फ्रॉम दी प्लांट पेपावर सोमनीफेरा, ये नाम है उस प्लांट का। और ये जो हीरोइन होता है ये एक्चुअली डिप्रेसेंट होता है और ये बॉडी के पूरे एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन कर देता है। इसके बाद में आता है कैनाबिनॉइड्स। सो कैनाबिनॉइड क्या होता है, ये इंटरैक्ट करता है
ब्रेन के रिसेप्टार्स के साथ, जो रिसेप्टार्स ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और इस ड्रग को एक्चुअली इनहेल या फिर इंजेस्ट किया जाता है, यानी कि नाक से या फिर ओरली लिया जाता है। ये हमारे बॉडी का जो सीवीएस सिस्टम है, दैट इज़ हमारा जो हार्ट वाला सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसको इफ़ेक्ट करता है और ये इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट हमारे जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, इसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द कैनाबिस सटाइवा। ये एक प्लांट का नाम होता है, इसका सम सिनोनिम है विच इज़ जिसे मैरिजुआना कहा जाता है, हशीश कहा जाता है, चरस या फिर गांजा भी कहा जाता है, और ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट से ऑब्टेन होता है। सो ये जो ड्रग अब्यूज़ वाला पार्ट है, इसमें से आपको इसका हेडिंग, इसके जो प्लांट के नाम है, ये प्लांट के नाम, और इसका अगर कुछ सिनोनिम है या फिर ये मेजरली कौन से रिसेप्टार पर या फिर कौन से सिस्टम पर एक्ट कर रहा है, इसको याद रखना है। इसके बाद में आता है लास्ट में कोकेन। सो कोकेन ये एक एल्कोलॉइड होता है जो कि कोका प्लांट से मिलता है। इस कोका प्लांट का बायोलॉजिकल नाम होता है इरिथ्रोक्सिलम कोका। ये क्या करता है, ये जो डोपामाइन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसको इंक्रीज करता है, और अगर इसका काफ़ी ज़्यादा डोज ले लिया देन हमें डोपामाइन क्या करता है, हमें हैप्पी फीलिंग देने के लिए हेल्प करता है। सो डोपामाइन एक्सेस में बढ़ जाता है और फिर ये बहुत ज़्यादा ही हैप्पीनेस की फीलिंग देता है, बट इसी के बाद फॉलोइंग टू दिस इरिटेबिलिटी भी देता है, यानी कि हम इरिटेट भी होने लगते हैं। सो ये सब था अबाउट दी कोकेन। सो आपको ये तीनों कैटेगरीज में से क्या याद रखना है। फर्स्ट है कैटेगरी ओपियोइड का एज अ ड्रग अब्यूज। सो ओपियोइड क्या करता है, ओपियोइड या फिर इसी में आता है हीरोइन नाम का ड्रग, इसका सोर्स होता है यानी कहाँ से मिलता है। सो प्लांट का नाम है पेपावर सोमनीफेरा, और ये पूरे बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। इसके बाद में आता है कैनाबिनॉइड। सो कैनाबिनॉइड कैनाबिस सटाइवा नाम के जो प्लांट है वहाँ से मिलता है। इसके अलग अलग प्लांट का अलग अलग फॉर्म की तरह यूज़ किया जाता है। सो इसमें अलग अलग फॉर्म में आता है, मैरिजुआना है, हशीश है, गांजा है और अदर बहुत सारे प्लांट्स। देन कोकेन जो होता है, सो ये एक एल्कोलॉइड होता है जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम द कोका प्लांट, जिसका नाम होता है इरिथ्रोक्सिलम कोका, और ये क्या करता है, जो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर है इसको काफ़ी एक्सेस में बढ़ा देता है। दैट्स वाई जो पर्सन होता है काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करता है, और इसी के बाद फिर वो इरिटेबल भी फील करता है। देन पैरानोया भी इसको फील होता है। सो इसके बाद में हमें देखना है सम माइंड एक्सपांडिंग ड्रग्स, या फिर जिसे कहा जाता है हैलुसिनोजेंस। सो हैलुसिनोजेंस यानी क्या होते हैं, ये कुछ एल्कोलॉइड्स होते हैं जो कि कॉज करते हैं डे ड्रीमिंग, यानी हम रहते किसी और दुनिया में है और हमें फील कुछ और ही होता है, इसी को डे ड्रीमिंग कहा जाता है। सो एक और है लाइसर्जिक एसिड एंड कैनाबिस। सो ये हैलोसिनोजेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। देन एट्रोपा बेलाडोना या फिर धतूरा, ये तो आपने काफ़ी कॉमनली सुना होगा, ये एक्चुअली कहीं पे भी प्रेजेंट होते हैं हमारे आसपास ही। सो ये सब हैलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी के साथ होते हैं, यानी कि अगर इनका इंजेक्शन किया गया या फिर इन्हें यूज़ किया गया सो हम हैलोजेनिक, यानी कि हम यहाँ पे रहते हैं बट हम किसी और दुनिया को ही फील करते हैं। सो ये सब होता है। सो बेस्ट ऑप्शन ये है कि हमें इस ड्रग अब्यूज से दूर रहना है, गलत संगत से दूर रहना है, और हमें अपने आप को सेल्फ कंट्रोल करना है, स्पेशली इन द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस। ओके, नाउ अभी काफ़ी सारे ड्रग्स होते हैं जो कि लाइक मॉर्फिन वगैरह जो है, सो इनका एक्चुअल मेडिकल यूज़ भी होता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पेन किलर होते हैं। सो इन्हें ऐसे कंडीशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन है कि पेशेंट इसको बियर ही नहीं कर सकता, बट इंस्टेड ऑफ दैट इसके मेडिसिनल यूज़ को छोड़ के इस तरह से अगर अनवांटेडली इसको यूज़ किया गया देन ये ड्रग की तरह यूज़ या फिर एक ड्रग की तरह एक्ट करते हैं और हमारे बॉडी को आदत लगा देते हैं, एक एडिक्शन लगा देते हैं। सो दैट्स वाई हमें इन ड्रग्स से दूर ही रहना है। यही एक इसका अल्टीमेट उपाय है कि हमें ड्रग अब्यूज नहीं होने देना है। इसके बाद में हमें देखना है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, ये दो टर्म्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते ही है। सो एडिक्शन एंड डिपेंडेंस, इसका क्या मीनिंग होता है। एडिक्शन का मीनिंग होता है कि हमें चाहिए ही, और ये होता है जो हम हेवी ड्रग्स के बारे में अभी हमने जिसके बारे में स्टडी किया, जैसे चरस, गांजा वगैरह, ये सब 1 दिन लिया है, 2 दिन लिया है, 10 दिन लिया है, इसके बाद हमने अगर बीच में छोड़ दिया देन हमारी बॉडी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इस तरह के सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है कि हमें ऐसा लगता है कि यार इतना कुछ झेलने से अच्छा है कि ये ड्रग ही ले लो। इतना ज़्यादा उसका एडिक्शन हो जाता है, इतनी आदत लग जाती है। अभी जो डिपेंडेंस वाला केस है, डिपेंडेंस में क्या होता है कि इसमें बॉडी को ऐसा कोई स्पेशल हार्म नहीं होता बट हमें आदत लग जाती है। फॉर एग्जांपल कि जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ऐसे कुछ जैसे जिसकी हमें आदत लग जाती है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी ने मॉर्निंग में चाय नहीं दी तो आप वहीं पे ऐसे आपको कन्वल्जन्स आएंगे या फिर फिट आएंगे। नो, आप उसने
मतलब आप थोड़ी देर के लिए या फिर एक दिन के लिए आप बियर कर सकते हो कि ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, बट ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है तो आपको होगा ही नहीं, आपको चाहिए। सो एडिक्शन यानी ऐसी कंडीशन जब हम किसी के लिए सीवियरली डिजायर करते हैं कि हमें कुछ चाहिए, दैट इज एडिक्शन। और डिपेंडेंस का मीनिंग होता है कि हमें आदत लग जाती है, एक हैबिट लग जाती है, सिंपल, दैट इज द डिपेंडेंस। सो अब इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो अभी हमें देखना है अबाउट पॉइंट विच इज एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। सो एडिक्शन एंड डिपेंडेंस यानी क्या होता है? एडिक्शन यानी किसी चीज़ की आदत लग जाना, डिपेंडेंस यानी उसका कंपल्सिव बिहेव होना कि हमें ये चाहिए। सो इसमें होता क्या है? सो इसमें होता ये है कि हम इनिशियली थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं, जैसे कि अगर अल्कोहल की बात की जाए, देन अल्कोहल जब स्टार्टिंग में कोई पर्सन लेना स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा अमाउंट लेता है, थोड़े सा अमाउंट में उसको थोड़ा सा हैंगओवर फील होता है या फिर उसे जो प्लेजर मिलता है उसको लेने के बाद वो आता है। बट आफ्टर सम टाइम उतने डोज में उसे कुछ भी नहीं होता, वो उतने डोज को टोलरेट यानी झेल लेता है कि उतना पीने के बाद वो स्ट्रेट चल सके, इतना उसमें एबिलिटी आ जाती है। जैसे जैसे वो आगे आगे बढ़ता है यानी उसका डोज बढ़ाते चलता है, वैसे वैसे क्या होता है कि उसका एडिक्शन बढ़ते ही जाता है। यानी अगर वो पहले 10 ml ले रहा था, उसके बाद में कुछ दिनों तक उसको 10 ml में वैसे ही प्लेजर मिलेगा, बट आफ्टर सम टाइम उसे उतने डोज में कुछ भी नहीं होगा, देन उसको डिज़ायर होगा कि उसको डोज बढ़ाना है और ये डोज बढ़ाते ही जाएगा। सो ये कंडीशन पाई जाती है इसमें कि डोज को इंक्रीज करने की टेंडेंसी दिखाई देती है। आफ्टर दैट वो जैसे जैसे डोज बढ़ाता है वैसे वैसे ही उसका टॉलरेंस भी उसके साथ बढ़ते जाता है, यानी उसे उतने डोज में नहीं होता, ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होते रहेगा। यानी ऐसा नहीं है कि उसने एक बार डोज बढ़ा दिया सो नाउ ही कैन गेट दैट प्लेजर जो उसे स्टार्टिंग में मिला था, ऐसा नहीं होगा। इसे कंटिन्यूअसली इसको डोज को बढ़ाना ही होता है। अगर उसे कहीं लगता है कि अब हमें ये वाला एडिक्शन छोड़ देना चाहिए, फिर वो अगर उस एडिक्शन को उसने सडनली स्टॉप कर दिया है, फिर उसे विड्रॉल सिम्टम्स नजर आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स यानी कि उसकी बॉडी शिवरिंग करने लगती है या फिर उसकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है कि उसे अगर ये एडिक्टिव मटेरियल नहीं दिया गया देन शायद वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। सो इस तरह की कंडीशन आ जाती है। सो विड्रॉल सिम्टम्स यानी कि किसी एडिक्शन को हम अगर बीच में ही कोई पर्सन बीच में ही छोड़ देता है तो उसके बॉडीज के लिए जो रिएक्ट करती है दैट इज दी विड्रॉल सिम्टम, जिसमें नॉर्मली आता है कि कन्वल्जन्स आते हैं, जैसे कि आपको पता होगा फीट या फिर मिर्गी का दौरा जिसे कहा जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन आती है। देन शिवरिंग होती है, एक्सेस स्वेटिंग होती है, देन उसके मेंटल कंडीशन में भी चेंज होने लगता है। वो इस तरह के एक लेवल पे चला जाता है कि जिसमें वो किसी के बारे में नहीं सोचता, उसे बस एक ही होता है कि मुझे वही वाला एडिक्शन चाहिए, फिर चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े। सो ये सब कंडीशंस इसमें नज़र आती है। सो ये सब काफ़ी एक्चुअली डेंजरस सिचुएशन होती है। कुछ इसमें आपको आगे दिया गया है कि इफेक्ट ऑफ ड्रग या फिर अल्कोहल अब्यूज़ क्या हो सकता है, सो इसका इफेक्ट क्या हो सकता है। सो जैसे कि अल्कोहल लेने के बाद ये टेंडेंसी उसमें इंसान में ये दिखाई देती है कि उसको डोज को इंक्रीज करने की इच्छा होती है डे बाय डे। सो अगर उसने एक्सेस डोज में अल्कोहल को ले लिया है देन ये डायरेक्टली उसके सीएनएस पे एक्ट करता है या फिर उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी एक्ट कर सकता है। सो अगर एक्सेस में वो ले लेता है सो हो सकता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्कोहल के कारण उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। सेम होता है इन केस ऑफ द ड्रग्स में भी एक्सेस डोज के कारण किसी भी एक रूट से वो जो भी डोज ले रहा है या फिर जो भी ड्रग ले रहा है उसके मैकेनिज्म के थ्रू से डेथ तक जाना पड़ सकता है। और कुछ साइंस एंड सिम्टम्स में या फिर इसका और इफेक्ट क्या होता है। सो इसकी पर्सनल लाइफ पे इफेक्ट ये होता है कि अल्कोहल वगैरह जैसे कुछ ड्रग्स लेने के कारण ये वायलेंस पर उतर आता है, यानी मार पीट करना या फिर गलत तरीके से अपने फैमिली के साथ बिहेव करना, गलत तरीके से सोशली बिहेव करना, किसी और से गलत तरीके से बात करना। फिर इसके कारण उसका फ्रेंड सर्कल कम होता है, सोशल लाइफ काफ़ी ख़राब हो जाती है, प्लस इमोशनल लाइफ ख़राब हो जाती है। इसके जो भी पर्सनल रिलेशंस होते हैं, फैमिलीज़ होती है, इसके साथ इसका झगड़ा वगैरह होते रहता है और इमोशनली इंटरनली ब्रेकडाउन होते रहता है। एज वेल एज इसके फिजिकली भी काफ़ी कुछ लॉस कर देता है ये, जैसे इसके बॉडी में मसल्स वगैरह बनना स्टॉप हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, वेट लॉस हो सकता है या फिर वेट गेन हो सकता है, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस होते हैं। ये सब कंडीशंस इसमें नज़र आती है। देन अगर काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल है देन लीवर के ऊपर इसका इफेक्ट होता है एंड ये लीवर सिरोसिस या फिर लीवर को डैमेज कर देता है। देन कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एक्चुअली कुछ एथलीट्स या फिर कुछ स्पोर्ट्स पर्सन इसलिए लेते हैं ताकि उनका स्टैमिना ज़्यादा बना रहे, ग्राउंड पर वो ज़्यादा टाइम तक अच्छे से प्ले कर सके। दैट्स वाई कुछ स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं या फिर कुछ हार्मोन्स लिए जाते हैं। सो ये भी एक एज ए ड्रग की तरह ही काम करते हैं। ये एक्सेस में अगर ले रहे हैं सो इसके कारण भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं, यानी कि अगर कोई फीमेल है जो अगर वेट लिफ्टिंग के लिए कुछ एक्सेस स्टेरॉइड्स या फिर कुछ हार्मोन्स ले रही है ताकि उसके मसल्स ज़्यादा बने, मसल्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा है,
तो इसका साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि उसके अंदर कुछ मेल के सिम्टम नज़र आ जाएंगे, जो कि एक डिसीज़ है। सो कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर उनके जो मसल्स होते हैं ये मेल की तरह बनने लगते हैं और उनका एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, मूड में चेंजेस होना, मूड में स्विंग होना या फिर डिप्रेशन में चला जाना, ये सब चीज़ें इनमें होती है। सो दैट्स वाई प्लस कुछ जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये भी इसमें चेंजेस होने लगते हैं। अगर मेल की बात की जाए तो इनमें भी, मेल्स में भी क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में स्टेरॉइड्स वगैरह लेने के कारण कैंसर तक की या इवन सडन डेथ तक की सिचुएशन आ सकती है। सो दैट्स वाई एक्सटर्नली सप्लीमेंट्स ऑफ स्टेरॉइड्स वगैरह लेना या फिर कुछ हार्मोन्स लेना ये कभी भी बेनिफिशियल नहीं रहते। इसके बाद में आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल वाला, हमारा लास्ट वाला पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो इसमें कुछ भी नहीं है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में, सिंपल यही है कि हमें ये वाला जो हमारा ईरा है एडोलेसेंस वाला, इसको अच्छे से हैंडल करना है। और ये कैसे करेंगे हम, इसे करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमें हमारे फैमिली के साथ क्लोज होना है, हमारे पेरेंट्स को हमारे फ्रेंड बनाना है और उनके साथ हर चीज़ें शेयर करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, वो जो बात बोल रहे हैं इसको सुनना है। ओके, सो ये सब था हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में, और यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश होता है। अगर इसके बारे में कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए टेक केयर।